हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में। अगर बात की जाए क्लिनिकल रिसर्च के बारे में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आज मैं आपको इसी सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताऊंगा जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। ज्यादातर क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट या सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं या जो सक्सेसफुली काम करते हैं वो लोग होते हैं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, जिनकी जो मास्टर्स होती है वो फार्माकोलॉजी से होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे एरिया हैं और इसमें क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 ऐसे सेक्टर्स है जहां पर आप क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। ये सेक्टर्स हैं फार्माकोविजिलेंस स्टडी, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये 5 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस स्टडी में, क्योंकि काफी स्टूडेंट मुझसे फार्माकोविजिलेंस के बारे में पूछ रहे थे कि सर आप फार्माकोविजिलेंस के बारे में बताइए। तो मैं आपको आज शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मुझे इन 5 अलग अलग सेक्टर्स के बारे में आपको बताना है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, फार्माकोविजिलेंस स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी मार्केटेड ड्रग, जी हाँ, जो भी ड्रग अभी मार्केट के अंदर सेल हो रही है उसके एडवर्स रिएक्शन के बारे में पता करना कि उसका एडवर्स रिएक्शन क्या हो रहा है, साथ ही साथ उसको पूरी तरीके से असेस करना और ये भी पता लगाना कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका क्या रीजन है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहलाती है फार्माकोविजिलेंस स्टडी। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब कोई भी ड्रग मार्केट के अंदर जाती है तो उसकी सारी स्टडी पहले से कर ली जाती है। उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर R&D डिपार्टमेंट जो होता है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद ही फिर ड्रग जो होती है वो मार्केटेड होती है। बट एडवर्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शंस होती है जिनको हम क्लिनिकल ट्रायल्स के समय पकड़ नहीं पाते हैं। यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर एडवर्स रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, 2 टाइप की रिएक्शंस के बारे में आपने सुना होगा, एक होते हैं ड्रग के साइड इफेक्ट और एक होते हैं ड्रग के एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहले मैं बताता हूं ड्रग की एडवर्स रिएक्शन क्या होती है और फिर बाद में हम साइड इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ड्रग के एडवर्स रिएक्शन वहां पर देखे गए हैं जहां पर कोई भी पेशेंट किसी ड्रग थेरेपी को काफी लंबे समय तक लेता है। तो अगर आप एक ही ड्रग को 1 साल 2 साल तक लेते हो तो फिर ड्रग जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग नेगेटिव इफेक्ट, जी हाँ, ड्रग के अलग अलग नेगेटिव इफेक्ट जो होते हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज्यादातर ये देखा गया। तो देखिए, यहाँ पर ड्रग जिम्मेदार नहीं है। अगर सीधे सीधे तौर पे बोला जाए तो यहाँ पर ड्रग जो है वो डायरेक्टली अपने नेगेटिव इफेक्ट के लिए जवाबदार नहीं है, वो इनडायरेक्टली जवाबदार है। यहाँ पर जवाबदार किसको ठहराया जा सकता है? ड्रग के जरूरत से ज्यादा टाइम तक आपने लिया है, इस वजह से आपने ड्रग का जो थेरेपी थी या जो ड्रग थेरेपी थी वो काफी लंबे समय तक ली गई। इस वजह से जो ड्रग के इफेक्ट आपकी बॉडी में देखे गए नेगेटिव इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एडवर्स रिएक्शन। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो एडवर्स रिएक्शन होती है वो माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। मतलब आपकी जिंदगी जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकती है और आपकी इससे डेथ भी हो सकती है। मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ही खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं और मैंने आपको बता दिया है ये देखे गए हैं जब मेडिकेशंस को काफी लंबे समय तक लिया गया है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूं कि एडवर्स रिएक्शन क्या होती है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको कुछ एडवर्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स आपको बताता हूं जिससे कि आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के इफेक्ट्स और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जैसे कि वो पेशेंट जो कि लो ब्लड प्रेशर की ड्रग लेते हैं, मतलब जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और वो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं, तो देखा होगा आपने कि कार्डियक पेशेंट जो होते हैं वो ड्रग काफी समय से लेते हैं, इसीलिए इनके अंदर जो है वो थकान देखी गई है, ये हमेशा थके हुए होते हैं और इनका जो जो दिमाग होता है या सर बोल सकते हैं कि सरदर्द जो होता है वो हल्का हल्का इनको सरदर्द होता रहता है। वैसे ही जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो कि इंसुलिन लेते हैं, तो इनके अंदर देखा गया है कि इनके अंदर कमजोरी काफी होती है, पसीना काफी आता है, इनको वॉमिटिंग जैसा होता है, मतलब नोशिया होता रहता है। तो ये इफेक्ट जो है वो उन पेशेंट्स के अंदर देखे गए हैं और ये उनके ड्रग इफेक्ट है। मतलब ये इट इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये एडवर्स इफेक्ट ड्रग के, क्योंकि ये ड्रग जो है वो काफी लंबे समय तक ली जाती हैं। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो एंटी डायबिटिक ड्रग काफी लंबे समय तक लेते हैं, वहीं जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं वो भी लो ब्लड प्रेशर की ड्रग जो है वो काफी समय तक लेते हैं। तो ये उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। कई सेडेटिव्स और हिप्नोटिक ड्रग्स, जी हाँ, जो पेशेंट्स जो होते हैं जिनको दिमाग से रिलेटेड
या माइंड से रिलेटेड बीमारी होती है, उनको सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये लोग जो होते हैं वो इसके आदी हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाता है। ये भी एक तरह का एडवर्स इफेक्ट है। वहीं कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि वो लोग जो हर समय एस्प्रिन ले लेते हैं, जरा सी उनकी सरदर्द हुआ है, जरा सी उनको फीलिंग हुई, वो एस्प्रिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एस्प्रिन जो होती है वो तुरंत, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिबल टेबलेट होती है, ये तुरंत पानी में घुल जाती है। तो ये देखा गया है कि जब ये हमारे स्टमक के अंदर जाती है तो स्टमक में बिल्कुल एकदम से फूटती है, डिस्पर्स होती है या डिसइंटीग्रेट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है उसके अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो ये भी एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है अगर आप एस्प्रिन को जरूरत से ज्यादा लेते हो और बार बार लेते हो। वहीं जो पेशेंट जो है वो जेंटामाइसिन लेते हैं, जेंटामाइसिन एक तरीके की एंटीबायोटिक है। तो इसमें ये देखा गया है कि लंबे समय तक जेंटामाइसिन लेने की वजह से कई लोगों के अंदर किडनी फेलियर भी हो जाता है। वैसे एंटीबायोटिक का एक बेसिक या एक कॉमन साइड इफेक्ट है, इट इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट किडनी फेलियर। जो लोग काफी समय तक अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं या बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो किडनी फेलियर होना एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। साथ ही साथ बहरापन भी देखा गया है, कई लोगों को सुनने में भी दिक्कत हो जाती है। वही जो लोग वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद जो हमको बुखार आता है, ये भी एक तरीका का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। वहीं कीमोथेरेपी, जी हाँ, आपने कैंसर्स के पेशेंट्स को देखा होगा, उनको कीमोथेरेपी दी जाती है तो हेयर लॉस, वो लोग गंजे हो जाते हैं, ये भी एक तरीके की एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। और वहीं जब भी हम किसी ऑपरेशन हमारा होता है तो हमको स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया जाता है, पीछे से हमको एनेस्थेशिया दिया जाता है, तो इससे हमको सरदर्द होता है। तो काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके काफ़ी टाइम तक, अगर वो पेशेंट जिनके बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और उनको बार बार स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया गया है तो उनको हमेशा सरदर्द बना हुआ रहता है, ये भी एक तरीके की एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमने बात करी ड्रग के एडवर्स रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं कि ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, ड्रग का साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पेशेंट ड्रग लेता है और पेशेंट जो होता है वो ड्रग के अनडिजायरेबल इफेक्ट देखता है, मतलब जो इफेक्ट उसको होना था उसके अलावा भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट जब उसको होते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि जो ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं वो ड्रग के ओवरडोज की वजह से होते हैं। तो या ड्रग के अंदर कोई इंप्योरिटी है या ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के नेगेटिव इफेक्ट, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसे बोला जाता है ड्रग का साइड इफेक्ट। अगर बात की जाए तो साइड इफेक्ट के लिए ड्रग जो है वो सीधे सीधे जिम्मेदार है। वहीं अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में ड्रग सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं है, वो इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि हम एक ही ड्रग को काफी लंबे समय तक लेते हैं। वहीं साइड इफेक्ट इस वजह से होता है कि आपने पहली बार में ही ड्रग ली और उसके ओवरडोज अगर आपको हो जाए, या ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, उसके अंदर किसी टाइप की इंप्योरिटी थी, उसकी वजह से अगर आपको किसी भी टाइप का नेगेटिव इफेक्ट या अनडिजायरेबल इफेक्ट दिखता है तो उसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं। और ज्यादातर साइड इफेक्ट की वजह से या तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी होती है, किडनी फेलियर की और लीवर फेलियर की प्रॉब्लम भी देखी गई है। बट यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन लाइफ थ्रेटनिंग होती है। वहीं ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट की जान जाने के ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, चांसेस होते हैं बट ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं जितने एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर होते हैं। तो ये था फार्माकोविजिलेंस सेक्टर। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करी है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है और साइड इफेक्ट क्या होते हैं। अब हम अगले सेक्टर के ऊपर बात करते हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट सेक्टर होता है जहां पर बेसिकली ये लेबोरेटरीज होती हैं जो कि प्राइवेटली वर्क करती हैं और ये डिफरेंट सेक्टर्स के लिए वर्क करती हैं। मतलब ये डेडिकेटेड होती है, जैसे कुछ लेबोरेटरीज होंगी वो आपको फार्माकोलॉजी मतलब एनिमल रिसर्च से रिलेटेड करेंगी, कुछ एनालिसिस से करेंगी, कुछ सुटिक्स से करेंगी, कुछ फार्माकोग्नोसिस से करेंगी। मतलब ये जो प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट लैब्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। कुछ लैब आपको ऐसे भी मिलेंगी जो एक ही लैब के अंदर आपको हर सेक्टर्स का वर्क मिल जाएगा, हर सेक्टर्स की लेबोरेटरी एक ही लेबोरेटरी के अंदर आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये बेसिकली अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे पीएचडी वर्क करते हैं, मतलब कोई भी पीएचडी कैंडिडेट है और वो उसके पास इतना टाइम नहीं है वर्क करने का, तो वो इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि ये मेरा रिसर्च वर्क है, प्लीज़ आप कर दीजिए, और वो उसके एवज में उनको पैसे देता है। वहीं कुछ जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उनका कुछ R&D रिसर्च वर्क होता है और उनके पास ना इतना टाइम होता है, ना उनके पास साइंटिस्ट होते हैं, ना उनके पास फैसिलिटीज़ होती है, तो वो भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क इन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को देती हैं। भारतीय कंपनियां नहीं, कई विदेशी कंपनियां भी भारत के अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन जो अभी रन हो रहे हैं उनको अपने प्रोजेक्ट्स देती हैं, अपनी रिसर्च वर्क देती हैं। साथ ही साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं। ये गवर्नमेंट्स को अपना एक तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं या एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम ये रिसर्च वर्क आपके लिए कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को ही फायदा होगा, उनको जानकारियां मिलेगी। तो गवर्नमेंट इनको फंड देती है, इनको पैसा देती है और गवर्नमेंट के एवज में ये लोग वर्क करते हैं। और यहाँ पर आपको हर सेक्टर्स के लोग काम करते हुए मिल जाएंगे। फार्मा एनालिसिस से जुड़े हुए लोग भी मिलेंगे, कोलॉजी से रिलेटेड लोग भी मिलेंगे, मतलब हर सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पर होती है। और एक नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो आप समझ गए होंगे काफी अच्छी सैलरी भी होती है अगर आपकी स्किल काफी अच्छी है, आपका नॉलेज काफी अच्छा है। और क्लिनिकल रिसर्च के अंदर एक काफी अच्छा सेक्टर है और काफी उभरता हुआ सेक्टर है, खासकर भारत के अंदर। और यहाँ पर आपको अगर आप बहुत अच्छी सैलरी चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छा जॉब सेक्टर है और आपकी जो कैरियर होगा काफी ब्राइट होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो लेबोरेटरीज होती हैं ये वो NABL एक्रीडेटेड होती हैं। जी हाँ, लेबोरेटरीज, अगर आप कोई भी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं और किसी भी लेबोरेटरी को स्टार्ट करना चाहते हैं, रिसर्च लेबोरेटरी को, तो सब काम वर्क करने से पहले आपको गवर्नमेंट से एक्रीडेशन लेना होगा और वो है NABL एक्रीडेशन। NABL एक्रीडेशन के बिना आप लेबोरेटरी एज ए रिसर्च वर्क यूज नहीं कर सकते हो या स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगला जो सेक्टर है वो है क्लिनिकल ट्रायल्स। जी हाँ, क्लिनिकल ट्रायल से आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी ड्रग डेवलपमेंट की स्टेट्स पे होती है तो उसकी जो टेस्टिंग होती है वो एनिमल्स के ऊपर की जाती है। और जब हमको एनिमल्स पे प्रॉपर रिजल्ट मिल जाते हैं जिन्हें हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं, और उसके बाद हम गवर्नमेंट की अनुमति से फिर ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं या उनके थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं या उनकी R&D लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि भारत के अंदर कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी कैरियर बनाने का काफ़ी अच्छा सेक्टर है और यहाँ पर ज़्यादातर फार्माकोलॉजी से जुड़े हुए लोग ही यहाँ पर वर्क कर पाते हैं, क्योंकि एनिमल स्टडीज़ करनी पड़ती है और साथ ही साथ फिर ह्यूमन स्टडी भी, ह्यूमंस के ऊपर भी रिसर्च वर्क करना होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, इसकी कितनी फेज होती है, तो इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पर मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझाया। तो इस वीडियो को देख के आप क्लिनिकल ट्रायल्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है CDM, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। जी हाँ, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट क्या होता है, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला सेक्टर है। और ये भी क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ा हुआ है या R&D से जुड़ा हुआ है। बेसिकली होता है कि जब क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा डाटा इकट्ठे होते हैं, मतलब डाटा इकट्ठे होते हैं। उन डाटा को हमको कंप्यूटर के अंदर पेश करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो उन डाटा को आपको कैसे पेश करना है, तो आपको स्टैटिकल वे में पेश करना होगा। इतना ईजी वे में उन डाटा को पेश करना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल की मैं आपको बता दूं कि इट इज कॉल्ड कंपैरेटिवली स्टडी वे में पेश कर सकते हैं कि आपने कोई ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए तो आपको डाटा पेश करना होगा कि उस ड्रग का इफेक्ट जो था वो बच्चों में कैसा रहा, लेडीज में कैसा रहा, प्रेग्नेंट वुमेन्स में कैसा रहा, जवान लोगों में कैसा रहा, जो बुजुर्ग लोग थे उनमें कैसे ड्रग का इफेक्ट रहा। तो उस इफेक्ट को पेश करने के लिए आपको स्टैटिकल वे में पेश करना होगा, आप थ्योरेटिकली पेश नहीं कर सकते हो। तो स्टैटिकल पेश में आप समझ गए होंगे, ऐसे जैसे जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पर भी हर चीज हमको स्टैटिकल वे में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से उस डाटा को हमको अरेंज करना होता है। तो इसके एक सेपरेट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, उनकी हेल्प से हम डाटा को स्टैटिकल वे में पेश करते हैं। तो ये होता है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होता है कि आपको अगर आपकी रिसर्च वर्क को किसी को भी समझाना हो तो बहुत ही ईजी वे में आप उसको समझा सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप उसको ईजी वे में समझा सकते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा टाइम भी काफी बचता है और ड्रग की रिसर्च वर्क में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम भी काफी बचता है। और साथ ही साथ किसी को भी हमारी रिसर्च वर्क के बारे में समझाना है, हम कितना ग्रोथ कर चुके हैं रिसर्च में, हम हमारी रिसर्च कहां तक पहुंची है, वो हम इन स्टैटिकल्स डाटास की हेल्प से काफी ईजी वे में समझा पाते हैं और गवर्नमेंट को भी हम काफी ईजी वे में पहुंचा पाते हैं। जिससे कि तो इससे होता ही है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसका टाइम भी काफी सेव होता है और ड्रग जो है वो R&D लेबोरेटरी से मार्केट में काफी जल्दी आ जाती है। तो ये क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के अंदर भी। अब जो हमारा पांचवा और आखिरी सेक्टर है क्लिनिकल रिसर्च में वो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो बेसिकली फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी ड्रग को फॉर्मुलेट किया जाता है तो ड्रग और एडिटिव्स के बीच की रिएक्शंस को चेक किया जाता है। साथ ही साथ हमारा फॉर्मुलेशन कितना ज़्यादा स्टेबल है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, उन सभी को चेक किया जाता है इस डिपार्टमेंट के अंदर। और ज़्यादातर इस सेक्टर्स के अंदर फार्मास्यूटिक्स से जुड़े हुए लोग वर्क करते हैं, जिनका एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स से होता है, या मैं कह सकता हूँ कि मेडिसिनल केमिस्ट्री या एनालिसिस वाले लोग भी इस सेक्टर के अंदर वर्क कर सकते हैं। इस सेक्टर को मैं ज़्यादा इलोबरेट इसलिए नहीं
कर रहा हूं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मेरा पहले ही एक वीडियो पब्लिश हो चुका है जो कि है F&D डिपार्टमेंट। जी हाँ, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि फार्म इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है और उसके अंदर पूरा यही वर्क किया जाता है और वहां पर यही सारा रिसर्च वर्क जो होता है या रिसर्च प्रोसेस वर्क जो होता है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर किया जाता है। इसीलिए मैं इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा इलोबरेट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा F&D डिपार्टमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आपको इस डिपार्टमेंट्स में क्या वर्क होता है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डिपार्टमेंट के अंदर होती है, वो सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च से जुड़े हुए 5 डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करी जहां पर आप अपना करियर बहुत ही सफलतापूर्वक बना सकते हैं और जहां पर आपकी सैलरी स्किल भी काफी अच्छा होगा। बस आपके अंदर होनी चाहिए स्किल और नॉलेज। अगर आपके अंदर स्किल और नॉलेज है तो आप इन डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और आपकी सैलरी स्किल भी काफी अच्छी होगी। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।